प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस पेपर को कर रहे हैं। यह तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका है और हम उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएं। 15 अगस्त से पहले हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यानी आपके घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट और यूथ पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट, और इतना करने के बाद हम पेपर देने जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि यहीं से आपके 75 से 80 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस पेपर में ना सिर्फ आपके जीएस के क्वेश्चन रखे गए बल्कि करंट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के रखे गए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रखे गए करंट जनवरी से लेकर के जून तक के करंट रखे गए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपका नुकसान हो सकता है। उसके पहले क्लास स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी बात, यदि आप में से किसी मित्र को जूनियर टेट देना है तो उनके लिए बायोलॉजी की क्लास आपकी 21 अगस्त से चलने वाली है। जी हाँ, 21 अगस्त से आपकी बायोलॉजी की क्लास चलने वाली है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त लेख में, कहाँ पे? समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्त लेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी है। तो समुद्रगुप्त, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? समुद्रगुप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे, आप आंसर गलत मत करिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने की थी? तो आपको बताना है किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उसी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो नाम तो आपको पता हो गया। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब तो आपको नाम पता हो गया होगा कौन है। तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए। अमर हिंदी गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जाता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो आप बताइए वंदे मातरम के रचयिता कौन है। मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका आंसर सी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आगे। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। किस पुस्तक में लिखा गया? आपसे पूछा जाए वंदे मातरम किस बुक में लिखा गया है, तो आप कहेंगे किस में लिखा गया? आनंद मठ में लिखा गया। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कह रहा है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, गाया गया था। इसकी अध्यक्षता, जो ये 1896 के कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहेंगे रहमत उल्लाह यम सयानी ने की थी। किसने? रहमत उल्लाह यम सयानी ने की थी। यहां से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो आप कहेंगे आनंद मठ से। तीसरा क्वेश्चन, ये पहली बार कब गाया गया? तो आप कहेंगे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? किस सन में? तो आप कहेंगे 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे हुआ था 1896 का अधिवेशन? तो आप कहेंगे कलकत्ता में हुआ था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहेंगे रहमतुल्लाह यम सयानी ने की थी। इतने सारे क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से बनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? कह रहा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दूं महात्मा गांधी से जो संबंधित नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य का प्रयोग, किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, सही है। हरिजन किसकी रचना? महात्मा गांधी का है, सही है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। द हाली फिल्मी ये इनकी रचना नहीं है। और उसके बाद हिंद स्वराज किसकी रचना है? ये भी महात्मा गांधी की रचना है। तो अब आपको बताना है
ठीक है। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी की रचना है। तो ये तीनों किसकी रचना? महात्मा गांधी की। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी महात्मा गांधी की रचना नहीं है, तो द हेली फिल्मी किसकी रचना है? तो यह रचना हो जाती है कार्ल मार्क्स की। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। आप में से जो अभ्यर्थी इंग्लिश से पढ़े होंगे इंटर में, तो उनको कार्ल मार्क्स मिले होंगे, तो उनकी रचना होती है द हेली फिल्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता किस वर्ष में प्राप्त की? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? आपको बताना ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी, इसके बारे में आपको आंसर करना। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? यही क्वेश्चन आपको बताना, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की। फिर सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी होती। ठीक है, उद्घोषणा मतलब घोषणा करती हैं। क्या जारी करने के लिए शाही दरबार सजाया गया। शाही दरबार कहाँ सजाया गया था? क्वेश्चन पूछा गया समीक्षा अधिकारी में। आप कहेंगे इलाहाबाद में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? अध्यक्ष था लॉर्ड कैनिंग। और एक जो है क्या सजाया गया? इलाहाबाद में इसका शाही दरबार सजाया गया, आयोजित की गई थी। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। तो आपका आंसर जो सही होगा 1 नवंबर 1858। याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। ऐसा किस लिए किया गया था? आपको पता होगा कहानी कि 1857 में क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ। जब पूरे देश में छुटपुट घटनाएं होने लगी, तो अंग्रेजों को लगा, जो वहाँ पे रानी विक्टोरिया थी, उनको लगा कि यहाँ से सत्ता खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने एक गेम खेला। गेम ये खेला कि कंपनी की जगह पे शासन इंग्लैंड के हाथ में होगा, कंपनी शासन नहीं करेगी। और भारतवासी उनके ऊपर विश्वास कर गए, जिसका उन्होंने बहुत शोषण किया। बाद में उन्हें मार करके, लात मार करके हम लोगों ने भगा दिया। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे लात मार के अंग्रेजों को भगा दिए। कुछ रह गए हैं जो अंग्रेजों के चमचे हैं, वो अभी भारत में रह गए, उन्हें भी लात मार के भगाना है। ठीक है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य को किसने चुनौती दी थी? पहले तो आप हिंदी के लिए तैयार हो जाएं, शुद्ध शुद्ध शब्द आपको पढ़ना है। तो याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाएगा? याद रखिएगा कैसे लिखा जाएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है याज्ञवल्क्य। तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया। मैं जूम करके दिखा दूं, इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य लिखा जाएगा। हिंदी का एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तीनों ने किसको चुनौती दी थी? जल्दी बताइए। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। किसके द्वारा? गार्गी। चलें, अच्छा, गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। और इसका उल्लेख कहां पे है? तो आप कहेंगे बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। कहां पे? बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? राजधानी रायगढ़ में हुआ था। तो कहाँ पे? 1674 ईस्वी में। कहाँ पे? राजधानी रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे? 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है, शिवाजी इस समय चर्चा में है। चलिए आगे, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशी। ठीक है, किसने की थी? संगम वंश के 2 लोग थे, हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। संगम वंशी हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी, हरिहर और बुक्का द्वारा। ठीक है, चलिए, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये तो आपका क्या कहते हैं 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन हो गया। 17 बार आक्रमण किया था। भारत सेवक समाज, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारत सेवक समाज
की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा, आरओ में रिपीट हुआ है, वीडियो में पूछा गया, आपसे भी पूछा जाएगा। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? आपको इसका आंसर बताना होगा। तो आप कहेंगे भारत सेवा समाज मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 1905 ईस्वी में की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में पूछा जाता था, आप बता देते, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद करते चलिए, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से किसको जानते हैं? तो गंगा को जानते हैं। और बांग्लादेश में यमुना के नाम से किसको जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। ठीक है, पद्मा नाम से कौन जानी जाती हैं? गंगा नदी जानी जाती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बताएं। गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। ठीक है, इसी के साथ आपको गंगा के तट पर अवस्थित जो जिला हैं, मुख्यालय हैं, ठीक है, स्थल हैं, उनको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर सही होना चाहिए, मुझे लगता है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आप कहेंगे यह असम में है। कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका असम में है। याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती? पाक जल संधि भारत और किसको? श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं उसको? जल डमरूद मध्य। क्या होता है? दो स्थलों के बीच में सकरी जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसे आप जल डमरू मध्य कहते हैं, या जल संधि भी कह सकते हैं। कौन सी? पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आपका। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगसी है। कौन सी? यांगसी नदी है। और यांगसी नदी कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे यांगसी नदी कहाँ पाई जाती है? जल्दी बता दीजिए। यह चीन में प्रवाहित होती। कहाँ पे प्रवाहित होती? चीन में प्रवाहित होती है। साथ में इसका यहाँ पे अमेजन नदी दी गई जो सबसे बड़ी नदी होती है विश्व की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। कौन सा? यांगसी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, बहाव क्षेत्र की चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए, तो अमेजन नदी का स्थान आता है विश्व में प्रथम। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? आप जानते हैं जिसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। जल्दी बता दीजिए। आपके इसका नाम आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, फेमिलियर है आपसे। तो ये होता है शुक्र ग्रह। कौन होता है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी है। और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह को दोनों को कोई उपसर्ग नहीं हो, क्या कोई भी उपग्रह नहीं होता। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। अगर प्रश्न पूछा जाए तो गलत मत करिएगा। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? कह रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसा युग्म दिया गया जो सही नहीं है, आपको इसका आंसर बताना होगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? आपको बताना कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है। इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे पहला वाला ही सुमेलित नहीं, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह सुमेलित नहीं। तो आपका आंसर भी यही होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला ही पूछा था। अब आप इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान सुनिएगा, की अवधि जो है वो 1974 से 1979 के बीच में। कितना? 1974 से 1979। ठीक है, 74 से 79। ठीक, ये 5 वर्ष जो हैं ये किसके हैं? 5वीं पंचवर्षीय योजना के हैं।
ठीक। तो यहाँ पे यही गलत है, इस बीच में आपके जो काम हुए थे, लक्ष्य रखा गया था, वो सब लक्ष्य पूरे नहीं हुए थे, इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सही है। तो इसको आप 1974 से 1900 क्या कर लीजिए, 1989 कर लीजिए और इन सब का नाम याद कर लीजिए। आपसे एक प्रश्न हो सकता है यहीं से पूछ लिया जाए। चलिए, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किसके? कपास के उत्पादन के लिए। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास होता है, फिर यहाँ पे धान भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे है? कपास है। तो कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। भारत कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय बैंक का गवर्नर कौन? तो आप कहेंगे शशिकांत दास है। करंट का क्वेश्चन है, बताइए। शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? आप कहेंगे एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसके बारे में। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया, जो कि एक प्रकार का क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो श्रम विभाजन की धारणा का जो समर्थन है वो किसने किया था? तो आप आंसर बता देंगे किसने किया था, जल्दी से बता दीजिए। एडम स्मिथ ने किया था। तो आपका आंसर सही होगा सी, एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन सही हो जाता है कौन सा? सी। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? आप बताएंगे पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर, ध्यान सुनिएगा, अभी मैं आंसर बता दूंगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से हुआ था। कहाँ पे? नागौर जिला राजस्थान से पंचायती राज का क्या हुआ? तो उद्भव हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के अवसर पे क्या मनाया जाता है? आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके मृत्यु के दिवस पे क्या मनाया जाता है? दोनों को आप कमेंट करके बताइएगा। बात मैं यहाँ पे पंचायती राज की कर रहा था। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को क्या प्रदान किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ बनाना है, या यहाँ पे सत्ता में विकेंद्रीकरण पर सुदृढ़ता लाना है, मजबूती लाना, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो आप कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 103, संविधान के अनुच्छेद 103 में, किसमें? 100 और 3 में, खंड 3 में, ठीक है। 103 में, अनुच्छेद 100 और 3 के तहत प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम के सदस्य 1/10 होना अनिवार्य है। कितना? 1/10 होना अनिवार्य है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाता है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ आप सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51, कहाँ से? 36 से 51, यानी 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा दी गई है। यह आयरलैंड के संविधान से ली गई। तो आपका आंसर तो मिल गया, कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से ली गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची है, ठीक है। उसके बाद यूएसए के संविधान से मूल अधिकार, यहाँ से क्या लिया गया? मूल अधिकार। क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया, ठीक है। उसके बाद
कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। यूएसए से क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। चलिए, संविधान के उस उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया, एक बार किया गया था। कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पूछा जाता है कि इन 3 शब्दों को संविधान की उद्देशिका में कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और जब ये किसी सरफेस पे पड़ते हैं तो टूट जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, कह रहा कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर। ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। कह रहा इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसमें कंप्यूटर द्वारा कोई जानकारी निर्दिष्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, जबकि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपको इनपुट डिवाइस बताना है, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर कहा जाए तो यहाँ पे देखेंगे प्लॉटर जिसमें नहीं होगा वो आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर डी हो जाता है। क्या हो जाता है, डी हो जाता है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन आपको मैंने जो आपका क्या कहते हैं ऑल इन वन की सीरीज चल रही, उसमें हमने आपको पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल हमने करा दिया है। आज आपको भारतीय संविधान के वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, आपको इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, याद रखिएगा, CaOCl2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वैसे तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाता है छोटी आंत, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन छोटी आंत नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यकृत हमारा आंसर हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आंत होता है। ठीक है, छोटी आंत लगभग 6.5 से 7.5 मीटर लंबी होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाता है, चूंकि आंत नहीं है तो यहाँ पे हम किसको बताएंगे, यकृत को। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। ठीक है। मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता था, आप कहेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। तो आपका सामान्य रक्तचाप क्या है, 120/80। और किस पे नापा जाता है, तो HG से नापा जाता है, यानी पारा पे नापा जाता है। चलिए, कह रहा एक धनात्मक संख्या, ये मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है, फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, एक्स वाई पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रश्न को पढ़ ले जाएंगे तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखिए, कह रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ध्यान से देखिएगा, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ठीक है, मान लेते, चलिए ठीक है, वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती, वह संख्या क्या है। अब आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। ठीक है। चलिए,
देखते हैं वह संख्या क्या होती है। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ से अगर हम 4 कम कर दें तो -1 आ जाएगा। 4 कम कर दें, इस ऑप्शन से लगाएं तो -1 आ जाएगा। -1 का 21 गुना कितना होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक, ये चलिए गलत हो गया। कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यहाँ से 4 कम कर दें, ठीक है, वह उसके व्युत्क्रम की कितना 21 गुना हो जाएगी, वह उसके व्युत्क्रम की। तो अगर यहाँ 4 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 कम करेंगे 3 मिलेगा, और जिसके व्युत्क्रम की मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाए? 21 गुना हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ये भी आंसर आ सकता था, ये भी आ सकता था, लेकिन ये माइनस में आएगा तो माइनस माना नहीं जाएगा, और 7 आपका सही आंसर हो जाता है। ये तो है तुक्का लगाने वाला। जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप तुक्का ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तब मेरी बात को ध्यान सुनिए। धनात्मक संख्या को मान लेते हैं x, ठीक। उसके बाद कह रहा है इसमें से -4 को हम घटा देंगे, बराबर हमको क्या मिलेगा? 21 का 1/x हमको प्राप्त हो जाता है। 21 का 1/x हमको प्राप्त हो जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 4, क्या लिख सकते हैं? x - 4 इक्वल टू 21/x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलिए इधर आ जाते हैं, इधर हम इसी में बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अब इसी संख्या को जब हम x से यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² - 4x, ठीक, -21 इक्वल टू 0, ठीक। -21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फिर से देखते हैं, x² - 4x -21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसी को हम प्रूव कर देंगे, तो प्रूव करेंगे तो यहाँ पे 7 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे 3 माइनस में आएगा, 7 प्लस में आएगा, वो हमारा आंसर हो जाता है कौन सा? 7, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। एक भिन्न और उसके भिन्न के व्युत्क्रम से 4 गुना का योग 13/3 है, वह भिन्न क्या होगी? कह रहा है कि एक भिन्न और उसके भिन्न के व्युत्क्रम से 4 गुना का योग 13/3 है, तो वह भिन्न क्या होगी? तो आप इसको निकालेंगे। कह रहा है एक कोई भिन्न है, उस भिन्न का 4 गुना उसके योग का क्या होगा? तो आप बताएंगे। तो इस भिन्न में से क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। पहले तो इसका आंसर अब मैं आपको बता देता हूँ, आप आराम से चाहें तो घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ आंसर क्या आएगा? 4/3 आएगा। क्या आएगा? 4/3 पहला आंसर हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखिए, इस तरह के द्विघाती समीकरण के प्रश्नों को विकल्पों के माध्यम से आसानी से आप हल कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए तो आसानी से समझ पाएंगे। कह रहा है कि मान लेते हैं पहला विकल्प हम लेते हैं 1 को, ठीक है। किसको लेते हैं? 1 को। तो विकल्प हमारा हो जाएगा 4/3। कह रहा एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम से 4 गुना अधिक, तो इसका प्लस क्या हो जाएगा? 4 के व्युत्क्रम का, यानी उसका उल्टा कर देंगे 3/4, 4 गुना अधिक था, ठीक, के व्युत्क्रम का बराबर है किसके होना चाहिए? 13/3 के। यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम का, ठीक, एक भिन्न है और उसका व्युत्क्रम है, उसके 4 गुने से के योग का आपको निकालना, इतना आना चाहिए। मैंने वही किया जो कह रहा था। ये हमारा हो जाएगा 4/3, और इसको हम कर लेंगे 4 चौके 16, 3 19/4। ठीक, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 4/3 प्लस 3/1 बराबर 13/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर यही निकल करके आएगा जो पहला आपका आंसर बन रहा है, ठीक। चलिए, कह रहा 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कह रहा है कौन सा एक 1008। अगला प्रश्न आपका है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कह रहा है, अब इसको देखिए, जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो पिछले प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको बताया था कि उसका वर्गमूल कैसे करेंगे। लेकिन छोटी संख्या हो तो आपको वर्गमूल करने की 2 विधि हैं, चाहे आप भागविध से करें चाहे गुणनखंड विधि से। मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से करूँगा और कोशिश करूँगा कि आंसर आ जाए। पहले मैं 2 से काटूंगा
तो 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 200 कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, रुकिए मैं बता रहा हूँ, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। फिर 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा 252 के बाद जब कटेगा तो 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। फिर 2 से काटूंगा तो हमारा हो जाएगा कितना 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63। अब 3 से कटेगा तो 21 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहीं पर अगर एक 7 और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन एक 7 की कमी रह गई, तो अगर 7 हम जोड़ दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या सही होगा 7 हो जाता है। ठीक है, और बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकालना है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आपका आंसर वहां से हो जाएगा। कह रहा है संख्या ए का 25%, देखिए संख्या ए का 50% दूसरी संख्या में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है, तो ए और बी का अनुपात बताइए। तो अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो हमारा अनुपात कितना आना चाहिए, जल्दी बताइए, इसको निकाल करके कोशिश करिए, सॉल्व करिए। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसको हम उलट दें। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये तुक्का लगाने की क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को मैथ एकदम नहीं आती उनके लिए, और जिनको आती वो लोग तो सॉल्व कर लेंगे, जिनको नहीं आती देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न हो, एकदम सेम प्रश्न इसी तरह का हो, ए का 50% या ए का 100% या ए का 150%, ठीक, दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाता, बस इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी से काट दीजिए पहले, तो ए हो जाएगा 25 से करने 25, 25 दूनी 50, ठीक। अब आंसर लिखते वक्त इसको उल्टा कर दीजिए, 1:2 कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। 1:2 कहाँ पे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो है तुक्का लगाने की विधि जब आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आपको आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा जो तरीका है जिस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, तो उसमें आप कहेंगे ए का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए का 50% इक्वल टू, तो ए का लिखेंगे ए का 50% बराबर बी का कितना 25%, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये कट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ए और बी का रेशियो निकालेंगे, तो A/B इक्वल टू हो जाएगा कितना 2/4 और 2 करने 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:2। मैंने जो बताया वह तुक्का लगाना नहीं बल्कि एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि 14 बच्चों का औसत वजन, देखिए ये मैं 1 सेकंड में बताऊंगा कि आप इसको पढ़ेंगे और डायरेक्ट ट्रिक मारेंगे कैसे। देखिए कह रहा है 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम, कितना 22 किलोग्राम, यानी 14 बच्चों का औसत वजन कितना है 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है, या अध्यापक का वजन कितना होगा। अब आपको बताऊं मैं, देखिए जब एक व्यक्ति बढ़े, ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति बढ़े और औसत में भी एक की ही वृद्धि हो, एक व्यक्ति की वृद्धि हो और औसत में भी एक की वृद्धि हो, यानी व्यक्ति कितने हो गए 15 और औसत कितना हो गया 23, तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ सोचना नहीं है, पहले वाले का और दूसरे वाले औसत से जोड़ देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा 14, 23, 37। फिर से सुनिएगा, कह रहा है 14 बच्चों का वजन कितना है, औसत वजन 22 है, तो यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कह रहा है अध्यापक को, तो 14 बच्चों के साथ अध्यापक को जोड़ेंगे 15 लोग हो जाएंगे, इनके बीच का अंतर कितना होता है 1 होता है, औसत के बीच का अंतर कितना होता है 1 होता है। अगर 1 का ही औसत का अंतर रहता है तो हमको कुछ नहीं करना है, इस 14 को और इस 23 को आपस में जोड़ देंगे, यानी पहली वाली संख्या और दूसरे वाले औसत को आपस में जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाता है जो इस प्रकार से। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता दूं, जैसे 2-3 अंक दे दिया जाए अंतर, तो क्या करेंगे, तो आप 14 को पहले 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, 22, 22 चौके 88 और 22 से करना 22 और 8, 22, 8 कितना होता है जल्दी बता दीजिए, 22, 8, 30, 308 हो गया। उसके बाद 15 हो जाएंगे ना, यहाँ टीचर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 15, 15 गुणे 23, तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, 45 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। और यहाँ आप जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में से 8 जाए 7 और ए हो जाएगा आपका 3, तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है 37 हो जाता है। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा उस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं, कह रहा कौन सा ऐसा है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि की पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो रात्रि की जो पर्यायवाची होती है वह आपकी होती है निशा, रजनी, विभावरी, ठीक है,
रात्रि, रात, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि की पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा गया समीर। समीर किसके पर्यायवाची है? पवन, समीर, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची? हवा के, ठीक है। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का वाचाल होता है। मूक मतलब ना बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसके बारे में आपको बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर आप कर दिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आप कहेंगे इस, जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। पढ़िए, तब पढ़िए, जल्दी पढ़ के बताइए, आंसर बताइए। कृपया प्रत्योत्तर शीघ्र दें, यह आपका क्या है? शुद्ध वाक्य। कृपया प्रत्योत्तर शीघ्र दें, यह आपका शुद्ध वाक्य। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कह रहा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी जो होता है पुल्लिंग होता है। पानी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे पानी जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। प्यास लगी है, प्यास, देखिए यहाँ पे देखिए, नदी बहती है, बहती मतलब क्रिया से अगर जाएं तो नदी बहती है, तो नदी बहती क्या होगा? स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। पानी बह रहा है तो क्या हो गया? ए पुल्लिंग हो गया। प्यास लगी है, प्यास क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। और इलायची क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ पे पानी पुल्लिंग है, तो आपका आंसर क्या सही हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है, यानी पानी। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि एक पैसे दिया गया जिसमें से आपको बताना, मैंने कल भी आपसे बताया था कि इस प्रकार के पैसे दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन इंग्लिश में आपके पैसे से दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन ग्रामर से दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप नहीं इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पूरा अभी पैसे छोड़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर इवोल्यूशन। उसके बाद द सरान अफ्रीकन हैज लास्ट ऑफ द मीनिंग, ब्लैक राइनोजेंटिक्स लिंकेज ऑफ द 200 ईयर्स एगो। और उसके बाद यहाँ पे फिर आपके 2 ही क्वेश्चन पैसे से दिए गए, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को आपको करना है। अब यहाँ आप क्या काम करेंगे? इसको ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में क्या दिया गया है। ढूंढेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइन में मिल जाएंगी इवोल्यूशन के बाद, वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं लार्ज पॉपुलेशन मिल गया, जेनेटिक डिफरेंस मिल गया, ये मिल गया, हो गया, तो आपका सही हो जाएगा। और जो लोग जानते हैं वो तो मीनिंग निकाल लेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन का क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन। आपका कॉमन भाषा में अगर इसका आंसर बता दिया जाए, डायरेक्ट मतलब बिना पढ़े आंसर बताना हो, तो आपका जेनेटिक वेरिएशन आपका सही आंसर हो जाता है। इवोल्यूशन का क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन आपका सही आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग पैरा देखेंगे, और पैरा में आ जाएं तो यहाँ देखिए, genetic variation is the cornerstone of the evolution without which there can be natural selection and so the low genetic देखिए genetic diversity, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे उसके बाद आप बढ़ते चले जाए, द सेंचुरी ऑफ द, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा दी गई। तो आपका क्या हो जाएगा? जेनेटिक वेरिएशन आपका सही हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सब सरान अफ्रीका हैज लास्ट हैव मेनी ब्लैक राइनोजेनेटिक लिंकेज इन 2000 ईयर। तो इसका आंसर आप बता देंगे क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा? 44। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे कह रहा टोटल कितने थे? 60 जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिले थे, 64 जेनेटिक लिंकेज देखने को मिले थे। आज के दिनों में 20 उसमें से निकाल दिए गए हैं, एलिमिनेट कर दिए गए हैं, शेष बचे हैं। तो 64 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 44। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44 आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चल, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिव द ब्लैंक ऑफ द फिल इनटू द अप्रोप्रिएट वर्ड। कह रहा है यहाँ, चलिए जल्दी जल्दी कर लिए, बारिश शुरू हो गई तो आपका देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ही हाइनेस क्राइम। तो यहाँ पर आपको बताना है आपका आंसर क्या सही होगा। रिक्त वर्ग में, रिक्त स्थान पे आप क्या भरेंगे? तो रिक्त स्थान पे जो आप भरेंगे, टू कमिट द क्राइम ऑफ द एन ऑफिसर, मोस्ट क्राइम कमिटेड। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बाई मेंस आपका आंसर क्या होगा? मोस्ट कम। तो आपका आंसर हो जाता है 43 का क्या हो जाता है? जल्दी बता दीजिए। कमिटेड। क्या हो जाता है? कमिटेड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चूज द बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, किसका? गिवन मीनिंग। अच्छा, तो आपको बताना है एडमोनिस मतलब क्या होता है और उसकी
जल्दी बताइए। एडमोनिस मतलब होता है डांटना, धिक्कारना, ठीक। इसका पर्यायवाची क्या होता है? चिढ़। क्या होता है? चिढ़। तो आपका आंसर सही हो जाता है डी, बी वाला, ठीक है। अट्रैक्ट का अपोजिट बताना है। अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसअट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होता है? अट्रैक्ट मतलब किसी को आकर्षित करना, मोहित करना। रिपेल, रिपेल मतलब धक्का देना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? रिपेल करना, यानी उसे दूर भगाना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, तो इन्हें हम आज यहीं पे रोकते हैं और इसको सेकंड पार्ट करके हम इसका आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कुछ मौसम सही नहीं है जिसकी वजह से आपका ये रोका जा रहा है, और इसके तुरंत बाद हम आपका दूसरा पार्ट इसका हम करा देंगे। तो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।